सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के असीम दर्द की, जिसमें बारूदी हमले हैं। मुनीर के सैनिक और हाफिज के करीबी आतंकी के खात्मे की कहानी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को यह खबर सुनकर बहुत कष्ट होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल चुकी है। पाकिस्तान के वीआईपी संरक्षण में रह रहे आतंकी हाफिज सईद के करीबी की उसके घर के बाहर हत्या हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावर ने हाफिज के आतंकी शेख मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरा झटका बीएलए वाला है। एक बार फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बीएलए बम गिरा है। बलूच लड़ाकों ने मुनीर की सेना के काफिले पर भीषण प्रहार किया है। इसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के कलात में बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया है। ये दोनों खबरें पाकिस्तान को सदमा देने वाली हैं। एक तरफ बीएलए की बढ़ती शक्ति है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ हैरान परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अज्ञात मुसीबत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के सेफ हाउस में रह रहे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। आज सत्ता में इन दोनों खबरों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान में अज्ञात खौफ की। जिस तरह पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंकी हमले करता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से अज्ञात हमले हो रहे हैं। लेकिन इस हमले का मकसद बिल्कुल अलग है, टारगेट अलग है। पाकिस्तान में हो रहे अज्ञात हमले के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी हैं। वो आतंकी जो कई लोगों का खून बहा चुके हैं, वो आतंकी जो जिहाद के नाम पर खूनी खेल खेलते हैं। पाकिस्तान में अज्ञात हमले का लेटेस्ट टारगेट बना है हाफिज सईद का करीबी कमांडर। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर के आतंकी शेख मुइज मुजाहिद की हत्या की गई है। पंजाब के कसूर में 28 वर्षीय शेख मुजाहिद की गोली मारकर हत्या की गई। शुक्रवार को लाहौर से 60 किलोमीटर दूर आतंकी को उसके घर के बाहर गोली मारी गई। शेख मुइज मुजाहिद हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर का एक प्रमुख कमांडर था मुइज। पुलिस हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शेख मुइज कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। लश्कर के कई ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभा चुका था। आपको बता दूं कि हाफिज सईद पर 2008 से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। फिर भी पाकिस्तान की संपूर्ण सत्ता हाफिज की वीआईपी सेवा में जुटी रहती है। हाफिज पाकिस्तान में नेता की तरह रैली करता है, जनसभा करता है, भाषण देता है, नफरती प्रचार करता है। ये सब कुछ पाकिस्तान की सत्ता और सेना की देखरेख में होता है। अब जब हाफिज जैसे आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो पूरी पाकिस्तानी सत्ता को शौक लगा है। ये पहला मौका नहीं है जब हाफिज के गुर्गों को इसी अंदाज में निपटाया गया हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में 6 से ज्यादा आतंकवादियों की ऐसे ही हत्याएं हुई हैं। इनमें से अधिकतर आतंकवादी मोस्ट वांटेड थे और लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे थे। इन सभी आतंकियों की हत्याएं अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी पुलिस अभी तक किसी भी मामले में एक भी हमलावर को पकड़ने में नाकाम रही है। कुछ घटनाओं की बात करें तो 18 मई 2025 को अबू सैफुल्लाह खालिद का मर्डर हुआ। ये भारत के कई हमलों का मास्टरमाइंड था। 7 मई 2025 को अबू कातिल की हत्या हुई, तो वो लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था। 16 मार्च 2025 को जियाउर रहमान का मर्डर हुआ। जियाउर रहमान जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में कई हमलों का हैंडलर था। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में सभी आतंकवादी अब कथित तौर पर भयभीत हैं और देश की कमजोर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। आतंकवादिस्तान कहे जाने वाले पाकिस्तान की लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां ना सेना सुरक्षित है, ना आम जनता ही सुरक्षित है और ना ही खास लोग। यहां तक कि आतंकी भी सुरक्षित नहीं है। आतंकियों में भी भय है। आतंकियों के भय को आप अगली खबर से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीटीपी के डर से पाकिस्तान में खलबली है। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का युद्ध रुका हुआ जरूर है, लेकिन हर वक्त हमले का डर सता रहा है। इसी डर की वजह से हाफिज सईद ने अपनी रैली को स्थगित कर दिया। अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। लश्कर के इस फैसले के बाद यही कहा जा रहा है कि हाफिज का ये डर अच्छा है। वैसे भी टीटीपी ने कैसे पाकिस्तान को गंभीर चुनौती दी है, ये किसी से छिपा नहीं है।
हाफिज सईद को भी ये एहसास हो चुका है कि जब पाकिस्तान में मुनीर के सैनिक सुरक्षित नहीं हैं, तो आतंकियों की हिफाजत कौन करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद 2 नवंबर को रैली करने वाला था। तहरीक तालिबान के डर से चुपचाप हाफिज ने इसे टाल दिया। रैली की नई तारीख भी अभी नहीं बताई गई है। लश्कर तैयबा के कई बड़े नेता और कमांडर इस रैली में शामिल होने वाले थे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान में रैली होने वाली थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के संरक्षण में रह रहे आतंकियों के डर पर अफगानिस्तान के मंत्री क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान के दुख का अंत यही नहीं हो रहा है। बीएलए वाले संकट ने मुनीर की मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। इसे आप अगली तस्वीर से समझिए। ये तस्वीर बलूचिस्तान से आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत बड़ा अटैक किया है। बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर बीएलए ने अटैक किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना पर विशेषज्ञ स्नाइपर्स ने अटैक किया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी को भनक तक नहीं लगी और बलूचिस्तान ने मुनीर के 6 सैनिकों को कुछ ही मिनटों में मार डाला, गोलियों से भून डाला। इस हमले में 2 कमांडो मारे गए, दोनों स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो थे। बलूचिस्तान में हुआ ये अटैक पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे घातक साबित हुआ है। ये घटना कलात जिले के एक पहाड़ी इलाके में तब हुई जब पाकिस्तानी सेना का काफिला यहां से जा रहा था। अचानक बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चारों ओर से हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे, उसके बाद स्नाइपर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 50 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। 2 सैन्य वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने हमले की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। आतंकियों ने ऊंचाई वाले स्थान से हमला किया ताकि सेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। बीएलए बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ हमले करता रहता है। बीएलए पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना से जुड़े ठिकानों पर बार बार हमले कर चुका है। यह हमला ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब भी इस क्षेत्र में बगावत को दबाने में नाकाम रही हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो इन चुनौतियों से बिल्कुल बेफिक्र अलग मूड में हैं। आज आपको शहबाज शरीफ का एक बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हाल में ही दिया। ये बयान अब वायरल हो रहा है। इसमें वो पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज पर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कंगाल पाकिस्तान से पैसे मांगने का एक नया अंदाज है। सत्ता में अब आप विवादों के एक ऐसे स्वामी से मिलिए जिनके लिए सनातन को अपशब्द कहना, हिंदू धर्म पर नफरत के बारूद से भरी जुबानी गोलियां चलाना एक फैशन बन गया है। नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो काफी दिनों तक खबरों से गायब रहते हैं, लेकिन जब वापसी करते हैं तो सनातन धर्म पर जहरीले बयान की एक नई किस्त जारी कर देते हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के टारगेट पर अब जय श्री राम और जय बजरंग बली का जयकारा है। इसे लेकर स्वामी प्रसाद ने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद संत बहुत आक्रोशित हैं। उन्होंने सनातन धर्म और इसे मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं का जिस तरह अपमान किया है वो बहुत आपत्तिजनक और शर्मनाक है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कभी रामचरितमानस को टारगेट करके हेट स्पीच देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार धर्म के ठेकेदार आतंकियों के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा अब तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया है। इन नारों का नाम लेकर मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है और इसके बाद मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। वैसे तो अपनी बात स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और तरह भी रख सकते थे, फिर भी हिंदू धर्म के स्वयंभू शोधकर्ता बनकर वो घूम रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने जानबूझकर सनातन पर जहर उगला और अपनी राजनीति को चमका देने की कोशिश की। उनके बोल पहले शब्दशः सुनिए, फिर संतों का आक्रोश देखिएगा।
जो पूछ रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य में इस्लाम धर्म को लेकर कुछ बोलने की हिम्मत है। धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़-फोड़ का लाइसेंस बन गया। मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है। अब स्वामी प्रसाद के इस बयान को सुनकर लोग पूछ रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म को अपशब्द कहने के चैंपियन बनना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी कई बार विवादों के स्वामी हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयानों की सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहे जाने पर सवाल उठाए थे। जुलाई 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर यह कह दिया था कि पहले यहां बौद्ध मठ होता था, लेकिन इसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बना दिया गया। जबकि अगस्त 2023 में हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में भरी घृणा एक बार फिर बाहर आई, जब उन्होंने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, धोखा है। नवंबर 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया और ये कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने दीपावली पर होने वाली लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाए थे। और अब उनके सनातन विरोधी बोल एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इसमें साधु संतों का पारा चढ़ा हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मस्जिदों, मदरसों पर तोड़-फोड़ का लाइसेंस बन गया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से सनातन को लेकर के जिस तरह से अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इस तरह की टिप्पणी वो इस्लाम के विषय में या ईसाइयत के विषय में कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते हैं। ऐसे विचारधारा को अब कुचलने का काम किया जाएगा, यह पनप नहीं पाएगा, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, सनातन विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं दंगाई, इनको भारत की और उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था, इसका विकास दिख नहीं रहा, पच नहीं रहा है, क्योंकि ये विदेशों से फंड लेते हैं भारत में अशांति फैलाने का, भारत में आतंक फैलाने का। कहीं न कहीं उनको मानसिक दिवालियापन का असर तो नहीं हो गया है? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में चले गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहने को तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, लेकिन दिन रात वो सनातन का ही प्रचार करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना ये लोक और परलोक दोनों सुधार रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने समर्थकों को और बाकी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अब नजरिया 9। जिस तरह से विवादों के बॉक्स ऑफिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान रिलीज होते हैं, उन्हें ध्यान से रखते हुए अगर विवादों के स्वामियों की कोई एक लिस्ट बनाई जाएगी तो पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का होगा। एक विवाद खत्म नहीं होता, वो दूसरा बयान देकर एक नया क्लेश छेड़ देते हैं। विवाद खड़ा करने की फील्ड में वो एक पहुंचे हुए स्वामी हैं, जो इस रेस में दूसरों से इस वक्त बहुत आगे हैं। सत्ता में अब खबरों के सियासी एक्सटेंशन पर चलते हैं, जिसका पहला स्टेशन आज मुंबई है, जहां मार्च वर्सेस मार्च पॉलिटिक्स से सभी दल अपने राजनीतिक कूपन को रिचार्ज करने का मौका तलाश रहे हैं। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक दलों ने एक सत्य मार्च निकाला, जिसका हिस्सा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी बनी, वो भी तब जब वो औपचारिक तौर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी मार्च का जवाब मार्च से ही दिया और मौन मार्च लेकर सड़कों पर आ गई। सबसे पहले हम आपको महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण के सत्य मार्च के बारे में आइए बताती हूँ, जिसे लेकर मुंबई में तनाव की मात्रा बहुत ज्यादा रही। वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने इसकी परमिशन ही नहीं दी थी। बावजूद इसके एमवीए और एमएनएस के कार्यकर्ता अड़े रहे। ये मार्च मुंबई की फैशन स्ट्रीट से बीएमसी हेडक्वार्टर के बीच निकाला गया, जबकि पुलिस के अनुसार ये आजाद मैदान में होना चाहिए था। इस मार्च में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार समेत कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। इसका मुख्य मुद्दा था वोटों की चोरी और वोटर लिस्ट में हेराफेरी।
एमबीए के सत्य मार्च के दौरान ठाकरे ब्रदर्स और सुप्रिया सुले एक साथ मोर्चे में चलते हुए नजर आए, जबकि शरद पवार उम्र के कारण अपनी कार से मार्च में शामिल हुए। पालघर में तो एमवीए और एमएनएस के कार्यकर्ता हाथों में कोड़ा और चेहरे पर उद्धव और राज ठाकरे का मुखौटा लगाकर पहुंच गए। एक शख्स पर कालिक पोतकर उसे खड़ा किया गया और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उस पर कोड़े बरसाए गए। भैया पालघर की तरह मुंबई के चर्च गेट, आजाद मैदान और मेट्रो सिनेमा तक स्थिति भागम भाग वाली बनी रही, जिस पर हम आपको पहले एक रिपोर्टर रील भी आइए दिखाते हैं। फिर महाविकास अघाड़ी और एमएनएस के सत्य मार्च की इनसाइड स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। थीम यहाँ पर बनाया है, मुखौटा पहना गया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, और कैसे यहाँ पर मत चोरी का जो ये मुद्दा है ये अब कैसे इसे थीम के जरिए दर्शाया जा रहा है। और ये देखिए कैसे कि एक शख्स को उसके चेहरे पर पूरी तरह से कालिक पोती गई है और मत चोर लिखा गया है, और राज और उद्धव ठाकरे का जो मुखौटा पहने हैं वो उस पर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि अब महाराष्ट्र में जो वोट चोरी का मुद्दा है वो अब तेजी से गरमाते हुए दिखाई दे रहा है। ये अगर जो अपना अभी मतदान का यादी है ये अगर इन्होंने क्लियर किया तो चुनाव होगा, अगर ये क्लियर नहीं किया तो अब पब्लिक रास्ते पे उतरेगी और इनको घर से बाहर नहीं निकलने देगी। लगभग 60 के आसपास ऑफिसर्स और 400 के आसपास पुलिस कांस्टेबल हवलदार इनकी नियुक्ति की गई है। मोर्चा बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी विघ्न के प्रॉपर करने के लिए अच्छा सा बंदोबस्त का नियोजन किया गया है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बहुत ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है और ये हेराफेरी रोकने के लिए एक एक वोट को वोटिंग लिस्ट में जांचा जाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में ये हेराफेरी रुक सके और जो निष्पक्ष चुनाव है वो करवाया जा सके। आपको ये भी जानना चाहिए कि वोट चोरी वाली जो आग महाराष्ट्र में लगी है उसकी चिंगारी भड़की कहां से। असल में महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि साल 2024 के विधानसभा चुनावों के वक्त वोटर लिस्ट में करीब 1 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट वोट जोड़े गए। कई विधानसभा सीटों पर वोटर्स की लिस्ट में हेरफेर करके उसे बढ़ाया गया। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में डाले गए। एक वोटर के नाम पर कई वोटिंग बूथ पर निकलकर सामने आए। इन फर्जी वोट के जरिए पहले विधानसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी की गई और अब यही फॉर्मूला सत्ता पक्ष निकाय चुनाव में भी अपना सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले लिस्ट को साफ होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने SIR 2.0 के रोड मैप में जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताए थे उनमें महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं है, जहां आने वाले दिनों में निकाय के चुनाव होने हैं। मी मुख्यमंत्र्यांना तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आव्हान देतो आहे की तुम्ही आमचा पर्दाफाश कराच, करूनच टाका एकदा काय ते दूध का दूध पाणी का पाणी। पण जेव्हा मुख्यमंत्री असं बोलतायत याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ते मान्य केले की मतचोरी झालेली आहे, मतचोरी होते आहे। शेतकरी कामगार पक्ष बोलतोय, भारतीय जनता पक्षाचे पण लोक बोलतायत की दुबार मतदार आहेत, अजित पवारांचे लोक म्हणतात दुबार मतदार आहेत। अरे मग अडवलंय कोणी? मग हा निवडणूक घेण्याची घाई का करतात? साधी गोष्ट आहे, मतदार याद्या साफ करा आणि मतदार याद्या साफ केल्यानंतर त्या पूर्ण पारदर्शक केल्यावरती जो ग्रामीण भाग आहे संगमनेरचा त्याच्यामध्ये 9,500 मतदार यादी बोगस आहे। 9,500 त्यामध्ये शहर नाही, शहराचं मतदार संख्या 60 आहे, ते मात्र त्यात नाही।
हरकत घेऊन सांगितलं की हे दुरुस्त झालं पाहिजे. आम्हाला तहसीलदारनं उत्तर दिलं की कोणताही अधिकार आम्हाला नाही, हे दुरुस्त करण्याचा अधिकार नाही. हे लेखी उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे. लड़ाई लड़नी पड़ती है. लड़ाई आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं. अंगार लगेगी तो फिर दूर तक जाएगी. जब तक ये वोटिंग मतदार यादी इसका दुरुस्ती नहीं होती तब तक चुनाव नहीं लिया जाए, ऐसी हमारी मांग है. इसमें दुरुस्ती करो, पहले जो भी गलती है उसको सुधारो और उसके बाद में चुनाव लो. वैसे आज मुंबई में मार्च वाली सियासत में बीजेपी भी एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आई और मार्च के जवाब में मार्च निकाला. बीजेपी के मार्च का नाम था मौन मार्च. इस मार्च के तहत बीजेपी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के वोट चोरी वाले आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि एमवीए चुनाव हार रही है, इसीलिए अभी से वोट चोरी वाली काउंटर फायरिंग कर रही है. बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से यह भी सवाल किया कि जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उसे जीत मिली तो उसने सवाल क्यों नहीं उठाया, और अब विधानसभा चुनाव में हारने के बाद फर्जी माहौल क्यों बना रहे हैं. हालांकि वोट चोरी वाले आरोपों को लेकर हम ठाकरे ब्रदर्स भी साथ साथ आ गए हैं और महाविकास अघाड़ी भी फ्रंट फुट पर है. देखते हैं महाराष्ट्र में एक कलेश और कहां तक जाता है. सत्ता में अब बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की, जहां मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है. इस पर जाति वाली राजनीति हो रही है. इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं, कई खुलासे हैं, कई दावे हैं. सत्ता में आज इस कहानी के एक एक पक्ष को निष्पक्ष रूप से आपके सामने में रखने वाली हूं. ये बताया जा रहा है कि आखिर बिहार में चुनाव से ठीक पहले चल क्या रहा है, सवाल हर कोई पूछ रहा है. दुलारचंद यादव की मौत पर पहले ये कहा जा रहा था कि गोली लगने से उनकी मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. TV9 भारतवर्ष के पास दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि गाड़ी से कुचलने से दुलारचंद यादव की मौत हुई थी. आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी. इंटरनल ब्लीडिंग भी मौत की एक वजह है. सिर, छाती, पैर पर कई गंभीर चोट थी. सिर के अंदर खून के धक्के जम गए थे. दाहिने टखने को पार कर गोली निकल गई थी. दाहिने हाथ की हड्डी बीच से टूटी हुई थी. सिर की हड्डी और झिल्ली टूट गई थी. दाहिनी कोहनी और बाजू पर रगड़ के घाव थे. दुलारचंद की पसलियां भी टूटी हुई थी. कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अनंत सिंह की गाड़ी से कुचलने की वजह से दुलारचंद की मौत हुई. आपको बता दें कि गुरुवार को दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान तारताड़ गांव के पास पहुंचे थे. यही हिंसा भड़की, जिस दौरान उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने दुलारचंद के पोते की शिकायत पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके भतीजों रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर में हत्या, हत्या का प्रयास और अन्य धाराएं भी शामिल हैं. मेरे दादाजी को दोनों हाथ पकड़ के निकाल के करमवीर और राजवीर ले जाके अनंत सिंह के सामने कर दिया. अनंत सिंह गोली मार दिया सर. गोली मारा, वहीं पे दादाजी गोर में गोली लगा गिर गए सर. उसके बाद भूषण सिंह और छोटन सिंह दोनों आया, रड से मारने लगे. तब पर भी दादाजी नहीं मरे सर. उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया सर. दो तरह का चोट है. एक तो उनको बुलेट इंजरी है, बाएं पैर के एंकल जॉइंट कुछ भी गोली आर पार है. वो चोट ऐसा नहीं है कोई जानलेवा हो, और वहाँ से फ्रैक्चर भी बहुत जगह उनके शरीर पे, कई जगह एक्सरे जो करवाया गया कई जगह फ्रैक्चर पाएगा. उनकी मौत की वजह जो गोली लगना नहीं होके अंदरूनी चोट है. थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है. हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई. अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं. यह स्पष्ट हो गया है. कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई है?
कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। गैंग वॉर और मौत पर अब जाति वाली राजनीति का एक्सटेंशन भी हो गया है। एक सच ये भी है कि बिहार का मोकामा दशकों से बाहुबली राजनीति का गढ़ रहा है। इस घटना के बाद एक बार फिर से जातीय गोलबंदी के भंवर में ये इलाका फंस चुका है। कहा जाता है कि पहले से यहाँ भूमिहार जाति के नेताओं का दबदबा रहा है, जबकि ये क्षेत्र यादव जाति के प्रभाव वाला है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह 2 दशक से इस सीट की राजनीति पर हावी रहे हैं, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या ने एकाएक उस संतुलन को हिला दिया है। दरअसल कभी लालू यादव के बहुत करीबी रहे दुलार चंद यादव का राजनीतिक सफर कई दलों और समीकरणों से गुजरा, लेकिन उनकी हत्या ने इस बार पूरे मोकामा क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण को एक बार फिर से जगा दिया है। भूमिहार जाति के नेता भी मानते हैं कि इसका असर सिर्फ मोकामा और उसके आसपास नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सियासी जातीय समीकरण पर पड़ने वाला है। अभी चुनाव के समय में अब कोई मतलब तो है नहीं। जिस एज में दुलारचंद यादव पहुंच गए थे उसमें उस व्यक्ति की हत्या होती है, तो इसके अलावा तो कोई और निहितार्थ हो नहीं सकता है। चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित है, उसको इसमें जातीय एंगल है, रंग देने की कोशिश हो रही है। विपक्ष कर रहा है या पक्ष कर रहा है? विपक्ष कर रहा है या पक्ष कर रहा है। इसमें विपक्ष का क्या रोल हो सकता है? आगे उसको रंग देने की कोशिश, उसको आगे जातीय रंग या जातीय संघर्ष के दौर में क्या फिर बिहार? ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी की वहाँ की जो राजनीति समझता है और जानता है वो सबको बिहार में समझ है। अब यादव और धानुक समुदाय के समीकरण इस सत्ता संतुलन को चुनौती दे रहे हैं। बदले हुए माहौल में यादव समाज आरजेडी के लिए और आक्रामक दिख रहा है। वहीं परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोट बैंक धानुक समाज अब जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, जो इसी समाज के हैं, इनके साथ गोलबंद हो रहा है। ऐसे में यहीं से मोकामा का सियासी समीकरण भी उलझता हुआ दिख रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज वो किशनगंज में थे। TV9 भारतवर्ष से ओवैसी ने बिहार में चल रहे सभी बड़े मुद्दों पर बात की, सभी सवालों का जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में ये जंगल राज पार्ट 2 है। पार्ट 1 था जब लालू राज था, अब पार्ट 2 में नीतीश कुमार है। वर्तमान सरकार की बात करें तो पिछले 48 घंटों में 6 मर्डर हुए हैं अलग अलग इलाकों में, मोकामों से लेकर आरा और तमाम जगहों पर, जिसपे सरकार जंगल राज का आरोप लगाती है। वर्तमान सरकार की बात करें तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पब्लिकली कहा हूं कि ये जंगल राज पार्ट 2 है। पार्ट 1 था जब लालू परिवार, पार्ट 2 नीतीश कुमार है, तो पार्ट 2 चल रहा है भी है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी साथ में है। अगर MIM पार्टी को बिहार और सीमांचल की जनता यहाँ के हमारे कैंडिडेट्स को MLA बनाती है, तो अब मुख्यमंत्री होगा अल्लाह मोहम्मद का बेटा और अब्दुल्ला का बेटा। ये होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं कि कौन सा सामाजिक न्याय है, ये कौन सा सोशल जस्टिस है, कौन सा इंसाफ है? ये ओवैसी साहब सीमांचल इलाके में या बिहार में किंग होंगे या किंग मेकर होंगे? ये सब इतने बड़े बड़े अहंकार की बातें हम नहीं करते हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि जितने हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट मैदान में हैं उनकी कामयाबी के लिए मेहनत करें, दुआ करें, जो हो सकता करें, उनको कामयाब करें, और फिर ये सवाल बाद में पैदा होता है। अभी फिल वक्त तो 11 तारीख तक हम सबको मेहनत करके अपील। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आज बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन बिहार को समानता की नजरों से नहीं देखा गया। यहाँ के लोगों का अधिकार कमजोर होता चला गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी कि अब किसानों को खेती से भी आमदनी नहीं होती, जबकि आज महंगाई अपने चरम पर है। किसी न किसी तरह से जनता को या तो डराना या कोई ऐसी बात कर देनी जिससे जनता घबराए, लेकिन आज जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अपने वर्तमान की बात हो, कि उनके आज की बात हो, कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, ठीक है, बीजेपी में है नहीं, लेकिन नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है, ये विधानसभा और ये दिख रहा है किस तरह से केंद्र से चल रही है।
तो ये जो डबल इंजन है एक्चुअली सिंगल इंजन है, कोई डबल इंजन नहीं है। बिहार में चुनावी लड़ाई के बीच देश में एसआईआर वाली लड़ाई भी चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर में जाति कॉलम भी होना चाहिए ताकि लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। इस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ वाई कैटेगरी से मतलब है। हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति गणना की जा सके। अगर एसआईआर में एक कॉलम बन जाएगा और जाति गणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी। एसआईआर के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जाति कॉलम भी जोड़ा जाना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब उनके लिए तो खाली वाई कॉलम से मतलब है, उनको दूसरा तो मतलब ही नहीं है।